नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, अमूमन हम कार्यक्रम का आगाज कोविड-19 से करते हैं, लेकिन आज मई दिवस है, मजदूर दिवस है, श्रमिक किसान अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक किसान दिवस है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसको भी कोविड के साथ ही जोड़ेंगे। कोरोना वायरस के चलते मजदूरों के लिए एक बड़ी राहत है। एक 250 करोड़ रुपए का पैकेज बीती रात सरकार ने घोषित किया है और इस पैकेज से जो आर्टिशियंस हैं, जो शिकारा चलाते हैं, जो ऑटो चलाते हैं, उनको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। लेकिन साथ साथ बता दूं, बड़ी राहत जो दी है वो चीफ सेक्रेटरी ने दी है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के मुताबिक 4 मई से मजदूर जो बाहरी राज्यों में फंसे हुए उनका आना शुरू हो जाएगा। हालांकि हम आपको बताते चले, पिछले 5 दिनों से हिमाचल और पंजाब में जो मजदूर फंसे हुए उनकी आवाजाही हो रही है। उनको स्क्रीनिंग करने के बाद अपने अपने राज्यों में क्वारंटीन सेंटर्स में रखा जा रहा है और वहां उनको क्वारंटीन किया जा रहा है। 14 दिन के इस क्वारंटीन प्रोसेस के बाद उनको अपने अपने घरों में भेजा जाएगा। लेकिन आज एक बड़ा ऐलान खुद चीफ सेक्रेटरी ने किया है। सीएस ने कहा है कि अब हर एक व्यक्ति की, जो मजदूर बाहर गया होगा, टेस्ट होगा, 24 घंटे में रिपोर्ट आएगी और लखनपुर से ही उनको रवाना कर दिया जाएगा अगर वो नेगेटिव होंगे। आज औचक दौरा किया, वहाँ पर काफ़ी लंबी मैराथन मीटिंग हुई और मीटिंग में यह फैसला लिया गया है कि हर एक व्यक्ति का जो बाहर से आएगा, जो जम्मू कश्मीर का रियासती बाशिंदा होगा, उसका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। कोरोना टेस्ट करने के बाद जब उसके परिणाम आएंगे तभी उसको भेजा जाएगा। यानी 2000 से ज़्यादा टेस्ट, 3000 के करीब रोज़ाना टेस्ट किए जाएंगे और उसके बाद ही उनको वापस लिया जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक करीब 40,000 के करीब मजदूर और स्टूडेंट्स बाहर हैं जिनको वापसी आना है। आइए देखते हैं क्या कहना है चीफ सेक्रेटरी का और किस तरीके से उन्होंने औचक दौरा किया और वहाँ पर लोगों से मुलाकात की। ये हमने सर वाटरिंग कराई थी अभी, जिसमें वो 1% सोडियम डाल के करते रहते हैं। आपने कुछ देखा है? MHA ने, गृह मंत्रालय ने कुछ छूट दी है, जिससे कि एक व्यवस्थित तरीके से अन्य राज्यों में फंसे हुए हमारे वर्कर्स जो हैं, हमारे फंसे हुए स्टूडेंट्स हैं, इनको एक नियंत्रित तरीके से अपने अपने राज्यों में भेजने का व्यवस्था करें। इस संदर्भ में उनके निर्देशानुसार हम लोगों ने एक अच्छी SOP कल रात को निकाली है। वो SOP जो है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया है, सबको मालूम है। उसके अंतर्गत हम लोगों ने एक वरिष्ठ अधिकारी, होम सेक्रेटरी जो हैं शालीन काबरा, वो पूरे स्टेट को नोडल कर रहे हैं। वो प्रदेश, भारत के बाकी सभी राज्यों और UT से संपर्क करके कोऑर्डिनेट करेंगे। 2 राज्यों के लिए, क्योंकि पहले से ही हम लोग छोड़ रहे थे, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, उनके लिए नोडल ऑफिसर अजीत साहू रहेंगे, जो ओवरऑल लखनपुर मूवमेंट का देखभाल कर रहे हैं। ये जो 40,000 लोग आ रहे हैं, एक तो इनको, ये हमारी उम्मीद है करीब 30 और 40,000 के बीच में लोग हमारे बाहर फंसे हुए हैं, धीरे धीरे आएंगे। तो अभी यहाँ जो हमने निरीक्षण किया, यहाँ की व्यवस्थाएं अभी तक तो अच्छी थी, बल्कि ये जो भीड़ जो आएगी, इसको भी एक व्यवस्थित तरीके से निकालें। तो हमारी यहाँ की कैपेसिटी करीब दिन में 3000 के आसपास है। 3000 यहाँ पर हमें JKSRTC बसें रखी हुई हैं, दिन में 100 बसें यहाँ से निकलती हैं, कश्मीर को भी, जम्मू के अलग अलग ज़िलों में भी, और इनको वहाँ जाके अपने ज़िलों में सुपुर्दगी में वहाँ के DC के यहाँ दे रहे हैं। तो इसके ऊपर अब एक और लेयर ये आ गया है कि जैसे हिमाचल जैसा राज्य है, ठीक है, वहाँ ये कोरोना का फैलाव थोड़ा कम है, लेकिन कई जगहों से लोग ऐसी जगहों से आएंगे कि जहाँ पर इसका फैलाव ज़्यादा है। लोगों ने पेपरों में देखा होगा कि पंजाब ने 2 हफ्ते के लिए एक बहुत ही सख्त से कर्फ्यू लागू कर दी है, क्योंकि वहाँ पर जो कोटा से स्टूडेंट्स या नांदेड़ से कुछ पिलग्रिम्स आए हैं, उनकी काफ़ी संख्या में कल पॉजिटिव्स आए हैं। तो हमारा भी एक चिंता का विषय है, कहीं यात्रियाँ या रिटर्नीज़ के माध्यम से कुछ कैरियर्स स्टेट में आ जाएं, अगर सिम्टोमैटिक नहीं हो, पता भी नहीं चलेगा। तो हम लोगों ने अभी ये तय किया है कि ये दिन में 3000 लोगों के हिसाब से निकालेंगे, और एक जो परिवर्तन हम पहले से अभी ला रहे हैं, जो बहुत बड़ा परिवर्तन है, 3000 लोगों का हर रोज़ इनकी हम 100% कोरोना की टेस्टिंग करेंगे। दर्शकों, एक पॉजिटिव संकेत है कि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है अपने घर में आए मेहमान की पूरी इज्जत करती है, सम्मान करती है। और शायद यही एक वजह थी कि यहाँ से मजदूरों ने माइग्रेशन नहीं किया। हमने वो सिलसिला भी देखा है जब उत्तर प्रदेश दिल्ली के बॉर्डर पर
कहीं ना कहीं हज़ारों की तादाद में मजदूर आगे थे। मजदूर पैदल चलने के लिए तैयार थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने मानवता दिखाई। मानवता दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश या आग्रह का पालन किया। उनका जो आग्रह था कि आस पड़ोस में आप देखें कोई बिना खाने के ना रहे, किसी की थाली खाली ना रहे। इस पंचम को लेकर के, इस मुद्रा को लेकर के उन्होंने ये कहीं ना कहीं एक प्रयास किया जम्मू के लोगों ने। और जम्मू के लोगों ने उन सब लोगों को, जो प्रवासी श्रमिक थे, जो प्रवासी मजदूर थे, उनके घरों में खाना पहुंचाया। और शायद यही एक वजह है कि लोगों ने यहाँ से पलायन नहीं किया। देखिए, हमने पिछले 33 दिनों से यहाँ सारी लंगर की व्यवस्था की हुई है। बाहर से जितने भी जो लोग हैं यहाँ पर रहने आए हैं, मज़दूर तबका है, कुछ लोकल हैं या कुछ जो रोज़मर्रा की कमा के खाने के लिए प्रवर हैं, उनके लिए हमने पूरा प्रबंध यहाँ पे किया हुआ है। वार्ड नंबर 23 में पिछले 33 दिनों से हम यहाँ पर लंगर की सुविधा दे रहे हैं। और जैसे कि पंजाब में, हिमाचल में या अदर दिल्ली बॉम्बे में वगैरह मज़दूर वगैरह जो हैं वो तितर बितर हुए हैं। जम्मू में हमने इस तरह की कोई भी अभी तक ये सुविधा नहीं दी है, किसी को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं तमाम उन लोगों का जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में, इस आपदा में देश का साथ दिया। हमारी यहाँ एसोसिएशन, बाज़ार की एसोसिएशन नवीन गुप्ता की अध्यक्षता में हमने उसी वक्त मीटिंग 19 तारीख को कर ली और 22 मार्च से हमने ये लंगर शुरू कर दिया। वैसे तो बहुत संस्थाएं आटा भी दे रही हैं, हर चीज़ दे रही हैं, घर घर पहुँचा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो हमने सोचा, जिसमें डीसी ने, एसएचओ ने, हर एक ने हमारा सहयोग किया कि ये जो खाना है खा के जाएंगे, ले जाएंगे घर में 2-2 आदमी का। तो ये सभी हमारे बाज़ार वालों की और आम जनता की सहयोग से ही ये लंगर आज इसको 33 दिन हो गए हैं चलते हुए। बिल्कुल यही कारण है कि जम्मू वालों ने आपस में बहुत सहयोग दिया है। और एक हमारा डोगरा जम्मू, जिसको हम डुगर देश कहते हैं, ये डुगर देश है। हम एक दूसरे के कहने को मानते हैं। अगर यहाँ से भी सजांग होने लगे थे, जो बाहर की लेबर वगैरह है जाने के लिए तैयार थी, जा रही थी, तो हम संस्थाओं ने सभी ने मिल के उनको घर घर में हर चीज़ मुहैया की और वो भी मान गए। और आज वो भी शांत से रह रहे हैं, खाना वगैरह हर चीज़ उनको भी दी जा रही है, मिल रहे हैं। बाहरी राज्यों से आए मजदूरों ने यहाँ पे स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि आज मई दिवस था, मजदूर दिवस है, लेकिन हम बड़े शान से कहते हैं कि जम्मू के लोगों ने हमें आश्रय दिया, पूरा ख्याल रखा। किसी भी घर में नहीं रोटी ना बनी हुई ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। पूरा ताबून और सहयोग जम्मू के लोगों ने किया। हमारी मतलब बहुत सेफ्टी हो रही है, जो हमें खाना मिल रहा है, समय पे खाना मिल रहा है। और अच्छी बात है कि लोग हमारी सहायता कर रहे हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि इनको भगवान बनाए रखे, इसलिए लॉकडाउन का पालन करना हमारा धर्म है। नहीं सर, राशन पानी की तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस ये है अगर लोग अपने घर में रहते तो अच्छी तरह से लॉकडाउन का पालन कर सकते थे, लेकिन यहाँ भी अच्छी तरह से हो रहा है। बस दिक्कत थोड़ी काम की है। काम भी जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो काम भी हो जाएगा। जब दुनिया नहीं रहेगी तो फिर काम कैसे करेंगे लोग। बिल्कुल पूरा सहयोग दे रहे हैं जी, पूरा सहयोग दे रहे हैं। 3 टाइम खाना दे रहे हैं, अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं। दर्शकों, लोड कैरियर यूनियन ने आज प्रदर्शन किया। उनका ये कहना था कि इक्का दुक्का लोगों को ही रोज़गार मिल रहा है, उनकी भी सुनवाई होनी चाहिए। सांकेतिक प्रदर्शन दिया, सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह से मान रखा। दूसरी ओर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें भी उन्होंने कहा कि जो राशन वितरित किया जा रहा है वो रोहिंग्यास की कॉलोनीज़ में वितरित किया जा रहा है या प्रवासी जो बाहरी राज्य से आए हुए मजदूर हैं उनको दिया जा रहा है। लेकिन जो अपने ऑटो ड्राइवर हैं, जिनका रोज़ कमाना, रोज़ खाना, उनके घर में भी ख्याल रखना ज़रूरी है। ये बड़ी अहम बात उन्होंने कही है। आइए देखते क्या कहना है। तो
जैसे कि हम सबको मालूम है कि हमारे देश पे और पूरी दुनिया पे जो ऐसा संकट आया हुआ है इस महामारी के अंतर्गत, तो सभी को मतलब घर रहने की हिदायत दी जाती है। और मैं आपकी मीडिया के द्वारा अपील करना चाहता हूं कि इस वक्त जो हमारे ड्राइवर भाइयों के ऊपर एक कोरोना से बढ़कर संकट आया हुआ है, एक बेरोजगारी का, और इसको मैं कहने से हटूंगा नहीं कि एक भुखमरी का, क्योंकि हम लोग एक दिहाड़ीदार लोग हैं जो हमारे ड्राइवर भाई हैं। तकरीबन हमारी गाड़ियाँ बंद हुई हैं, 10% कोई गाड़ी को किराने की सेवा कर रही हैं, जो दूध सब्जी के ऊपर चल रही हैं। तो हमारे ऊपर बहुत एक भारी संकट आया हुआ है, खासकर कोई रोजी रोटी कमाने का। तो सभी लोगों के ऊपर भारी संकट है। मैं प्रशासन से ये मतलब अपील करता हूँ कि जब भी कोई ऐसा प्लान किया जाए, हम लोगों के लिए मुआवजा कोई सेटल किया जाए, ताकि हम लोग भी अपना जीवन यापन कर सकें और अपने बच्चों की मतलब रोटी का गुजारा कर सकें। प्रायः अब तक हमने 1 महीने तक गुजारा कर लिया है, आगे वाला जो आने वाला टाइम है हमारे मतलब मुझे लगता है हमारे चूल्हे तक बंद हो जाएंगे। इसलिए मैं माननीय श्री गवर्नर साहब जी के से अपील करूंगा कि हमारे लिए कोई ऐसा मुआवजा सेटल किया जाए ताकि हम लोग भी अपना निर्वाह कर सकें। कंडक्टर, ट्रक, बस, मेटाडोर, टैक्सी, ऑटो रिक्शा के जो चालक हैं वो अपने घरों में बैठे हैं, क्योंकि उनके वो पे रोल पर हैं और उनको सामना करना पड़ता है नो वर्क नो पे, जिसकी वजह से वो बेचारे शर्म के मारे वो सामने नहीं आ रहे। उनकी समस्या इतनी गंभीर है कि उनको खाने का 2 टाइम के खाने का तो एक बात है, लेकिन उनको बच्चों के लिए फ़ीस देने के लिए पैसा नहीं है। इस वजह से जो हमारे जम्मू प्रांत के वरिष्ठ नेता हैं वो खाद्य सामग्री लेकर खासकर जाते हैं जो स्लम एरिया हैं, जहाँ पर ये बांग्लादेशी, रोहिंग्याज और बाहर के प्रांतों के जो मज़दूर आए हैं उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देखते हैं। जो अपने लोग हैं, जो अपने नागरिक हैं, जिनकी वोट की वजह से हम सरकारें बनाते हैं, और वो इतने परेशानी में पड़े हैं कि उनके पास कोई आजकल जाने के लिए तैयार नहीं। मई दिवस पर हमने किसान कांग्रेस और मजदूर संघ के लोगों से बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कहना है उनका। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री अशोक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, और इधर कांग्रेस किसान के राष्ट्रीय सचिव भरत जी, शुरुआत आपसे करते हैं जी। किसानों की बड़ी सारी दिक्कतें रही हैं कोविड-19 के कारण, किसान अपनी फसल को नहीं काट पा रहे थे। अब आहिस्ता आहिस्ता हालात में सुधार हुआ है, लेकिन जो रेट तय किया गया है शायद उससे किसान इतने ज़्यादा संतुष्ट नहीं है। जी, थोड़े दिन पहले की बात है, मैंने मीडिया के माध्यम से 3-4 बार अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपील की कि किसान बहुत ही बुरी हालत में है, क्योंकि उस समय तक इन्होंने कोई भी जो मेजर थे वो नहीं अपनाए थे कि किस तरह से जो हमारे कंबाइन हार्वेस्टर्स हैं वो जम्मू कश्मीर, लखनपुर को क्रॉस करके जम्मू कश्मीर के अंदर एंटर कैसे करेंगे। इनकी कोई पॉलिसी नहीं थी। इन्होंने आज तक भी, हमें ये नहीं मालूम आज की डेट तक कि बारदाना, जो कि बोरियां जिसे कहते हैं जिसमें हमने फसल डालनी है, वो कहाँ से आएंगी। अभी तक भी मार्केट में पूरे तरीके से वो अवेलेबल नहीं है जी। और मनमाने रेट जो है दुकानदार उन बोरियों के लगा रहे हैं। मतलब कि जो पिछले साल हमें बोरी 18 रुपये की मिल रही थी, इस साल वो बोरी हमें उससे दुगने भाव में मिल रही है जी। इसके ऊपर आज तक गवर्नमेंट ने कोई कदम नहीं उठाया। और थोड़े दिन पहले मेरी डायरेक्टर एग्रीकल्चर जो भगत साहब हैं, उनसे बात हुई। उन्होंने एक किसी हिंदी बड़े पेपर के अंदर अपनी जो एडवाइजरी है वो इंग्लिश में छापी हुई थी जी। तो मैंने उनको ये कहा फ़ोन करके, क्योंकि मैं वहाँ पे पहुँच नहीं सकता था, मैंने उनको ये बात कही कि ये आप किसानों से रिलेटेड जो एडवाइजरी है आप छाप रहे हैं, हिंदी में होनी चाहिए, हिंदी में होनी चाहिए। लेकिन मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि इस चीज़ को हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी ने बड़े गौर से लिया। आज हम डेली एक्सेलसियर में भी देखते हैं एडवाइजरी जो है हिंदी में छप रही है जी। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो किसान कांग्रेस ने उठाया और उसको हल करके भी दिखाया। कंबाइन का मुद्दा था, वो भी किसान कांग्रेस ने उठाया और उसको हल किया। लेकिन आज भी हमें ये नहीं मालूम कि कितनी कंबाइनें किस ब्लॉक में जा रही हैं। मतलब कि हम कठुआ में भी हमारी फसल है, आरसपुरा में भी हमारी फसल है, अखनूर में भी हमारी फसल है, परगवाल में भी है, लेकिन उस मशीनरी को डिस्ट्रीब्यूट किस इलाके में कितने तरीके से किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, आज तक इनके पास कोई भी पॉलिसी नहीं है। और दूसरी बात आपने फसल की गई, फसल का रेट आप देखिए सामने जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है वो पंजाब में हमारी जो गेहूं का रेट निकला है
वो 2300 से लेकर 2400 के बीच में है, और 1925 जो रेट है वो जम्मू कश्मीर की सरकार ने निकाला है। एक खाली एक लखनपुर को एंटर करके अगर अपनी किसान अपनी फसल को बेचे, उसको 400 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, और जब वही सेम गेहूँ जो हमारे जम्मू कश्मीर में उसका रेट इतना कम है। बताइए हम लोगों ने क्या गुनाह किया है। और जो बाहर से प्रवासी मजदूर जो बाहर से हमारी फसल काटने के लिए आते थे, उनका भी कोई ठिकाना नहीं। हमें ये समझ नहीं आ रही कि ये फसल काटी कैसे जाएगी। इसके ऊपर इनको अभी तुरंत कोई ना कोई पॉलिसी बनानी चाहिए, क्योंकि सर जी आपसे जानना चाहेंगे, आप मानेंगे नहीं लेकिन सरकार तो आप ही की है जी। भारतीय मजदूर संघ इज अ पार्ट ऑफ बीजेपी, और इन सब परिस्थितियों के बीच में आज भी मजदूरों को पूरा इंसाफ नहीं मिल पा रहा। मैं कोविड-19 के साथ इसको जोड़ रहा हूँ, क्योंकि इस वायरस के दौरान जो असंगठित श्रमिक हैं उनको जो हेल्प मिलनी चाहिए, आर्थिक मदद, वो नहीं मिल पा रही है क्योंकि उनका पंजीकरण नहीं हुआ है। क्या कहेंगे विनोद जी? इसमें एक मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारा बीजेपी के साथ एफिलिएशन नहीं है। चलिए संघ के साथ, हाँ, ये हम तो संघ के साथ एफिलिएट हैं, और संघ का संगठन है, और हम इंडिपेंडेंट संगठन है। संघ बीजेपी का, लेकिन हमारा पॉलिटिकल कोई किसी से कोई नाता नहीं है, नॉन पॉलिटिकल संगठन है। चलिए फिर आप खुल के बोलिए। इसके इसी नाते से हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे अभी जो सिचुएशन बनी है पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर भी, हमारे यहाँ यूटी के अंदर, ये जो माइग्रेंट लेबर है उस पर हम फोकस कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, और इसमें से बहुत सी कैटेगरी ऐसी हैं जो सरकार के किसी खाते में नहीं है जी, जिसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है उसमें रेडी फड़ी वाले हैं, जो कॉरपोरेशन के अंदर आएंगे उनका जिनको लाइसेंस होगा उसको वो कुछ सहायता करेंगे। जैसे आज ही उन्होंने सरकार ने 250 करोड़ रुपए का एक पैकेज अनाउंस किया है, उसमें जैसे पालकी वाले, घोड़े वाले, पिट्ठू वाले, उन सबको इन्होंने कहा है। लेकिन जो लोग इनके पास रजिस्टर्ड नहीं है उनका वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड के तहत जो 1,76,000 लोग हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उनके खाते में जो एक्टिव मेंबरशिप है बेसिकली, उनके खाते में इन्होंने 1,000 रुपये पिछले महीने इन्होंने अनाउंसमेंट की थी, वो उनके कुछ लोगों को डाला भी है, और कुछ लोगों को क्योंकि नेग्लिजेंसी ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो हमारे ऑफिसर यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ जैसे आप एक छोटी सी मिसाल मैं देना चाहता हूँ, रियासी के अंदर 8,500 रजिस्ट्रेशन है, लेकिन वहाँ 580 लोगों के खाते में सिर्फ पैसा गया है, उसकी एक्टिव मेंबरशिप 580 है। आप मुझे ये बताइए, एक जिला के अंदर 580 लोगों को पैसा पहुँचा है, वो कहाँ जाएंगे बेचारे? जो रजिस्टर्ड लोग हैं उनका कोई इनके पास डाटा ही नहीं है जी। और जब हम वहाँ बात करते हैं उनसे, नहीं जी हमारे पास इतने लोग आए हैं। ये सरकार का बोर्ड का पैसा खर्च करके अवेयरनेस कैंप लगाते हैं, पिछले साल उन्होंने 6 कैंप लगाए हैं, उसके बावजूद भी आपके पास 580 रजिस्ट्रेशन रह गई जी। तो ये मजदूरों के साथ धोखा है जी। इसमें खुल के मैं बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, खासकर जो लेबर डिपार्टमेंट है, इसको सीरियसली नहीं लिया जाता है। ये महकमा जो कहीं पिछली जितनी भी सरकारें हमारी आई हैं आज तक, आप देख लीजिए, ये हम तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहे हैं, यूपी के अंदर देखिए आज ही वहाँ सरकार ने 30 लाख कर्मचारी जो बेचारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं उनके खाते में 1,000 रुपया, बहुत बड़ी घोषणा, और पैसा उन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वेलफेयर बोर्ड है, ये आज तक इसकी मीटिंग नहीं हुई पिछले 40 साल से। अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए थे पिछले 2016 में, आनंद फाननों में इन्होंने दोबारा रजिस्ट्रेशन वो उसका बोर्ड का रिकॉन्स्टिट्यूट किया, लेकिन उसके बाद एक भी वर्कर, मुझे ये सरकार बता दें, एडमिनिस्ट्रेशन बता दें, जो यूटी की हमारी गवर्नमेंट ये बता दे कि एक भी वर्कर जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर वेलफेयर बोर्ड के तहत इन्होंने रजिस्टर किया है क्या जी? वो लोग कहाँ जाएंगे? वो तो तैयारी कर रहे हैं जब ये होगा, क्योंकि ये बोर्ड है, एक बोर्ड के तहत इसकी रजिस्ट्रेशन होती है। अपना बोर्ड जो है, इसको बोर्ड की मीटिंग होती है, मीटिंग में एजेंडा रहता है, और एजेंडे के अंदर वो बोर्ड जो है उसको इंडस्ट्री को अबॉलिश करता है। लेकिन यहाँ वो आज तक इतिहास है जम्मू कश्मीर का, आप कहीं भी किसी सरकार के जो अधिकारी उनसे पूछ लीजिए कि आपने एक भी इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर में क्या अबॉलिश की है क्या जी? तो ये जो गरीब मजदूर हैं उनके बारे में ये हमारी हालत यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर है। पेंशन स्कीम जो थी, प्रोविडेंट फंड पेंशन स्कीम 1996 से लागू थी पूरे देश के अंदर, 95 का वो एक्ट बना, वो पूरे देश के अंदर लागू थी। लेकिन अब यूटी बना है, तब जाकर हमें राहत मिली है कि अब हमें पेंशन स्कीम की उम्मीद जागी है। उसके अंदर भी हमने ये विषय रखा है कि हमारा पिछले साल का जो 10 साल का पीएफ है उसको इंक्लूड किया जाए वो पीरियड। अब भरत जी से जाना था, भरत जी आप हमें ये बताइए, किसान और खेत, किसानों की तादाद कम हो रही है और खेत सिकुड़ रहे हैं जी। आप नेता हैं किसानों के, आप क्या कर रहे हैं? मैं इनकी बात मैंने सुनी और बोर्ड के ऊपर थोड़ी बात करूंगा, उसके बाद मैं आपके प्रश्न का जो उत्तर दूंगा।
देखिए, जब गुलाम नबी आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर बने थे जम्मू कश्मीर के, जी, बनते ही उन्होंने यहाँ पे 4 बोर्ड बनाए थे, SC ST, OBC और किसान एडवाइजरी बोर्ड। जी, लेकिन जब किसान एडवाइजरी बोर्ड बनाया उस टाइम पे उनका चेयरमैन खुद चीफ मिनिस्टर रहता था जी, और एक वाइस चेयरमैन बनाया जाता था। लेकिन जैसे ही इन्होंने इसे यूटी में तब्दील किया, हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश को, इन्होंने सबसे पहले जो बोर्ड तोड़े। आज तक कोई भी जो बोर्ड है, इनकी बात बिल्कुल सही कि कोई भी बोर्ड अब रियासत में काम नहीं कर रहा, ना तो उनका कोई मेंबर है, ना उनका वाइस चेयरमैन है। वो वैसे के वैसे उनके दफ्तर जो है बंद पड़े हैं। जब भी किसी फसल का टाइम होता था या कोई किसानों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती थी, बोर्ड की एक मीटिंग होती थी, उसमें डिसाइड किया जाता था और पूरी स्टेट से किसान बुलाए जाते थे। किसान बुला के अपनी राय देते थे गवर्नमेंट को कि हमारी फसल का इतना रेट होना चाहिए, हमें ये दिक्कतें हैं। लेकिन आज बोर्ड ना होने की वजह से किसानों की राय ये नहीं ले पाए। और दूसरा, आपने मेरे से प्रश्न किया कि खेत और किसान, हाँ, खेत और किसान कम हो रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर जो रोक लगानी है वो एग्रीकल्चर महकमे ने लगानी है जी। लेकिन यहाँ ब्लॉक BDO ऑफिस ने उसके ऊपर रोक लगानी है। लेकिन उनके अधिकारी गांव के लेवल पे हैं, पंचायत के लेवल में किसी तरह की वो इन्फॉर्मेशन जो है वो महकमे तक नहीं पहुंचाते। खेती आपको एक चीज मान के चलना पड़ेगा कि दिलचस्पी हमारे यूथ की, जो फार्मर्स के बच्चे हैं, उनकी दिलचस्पी कम हो रही है। और यही एक कारण है कि आपको कंबाइन पे डिपेंड रहना पड़ता है, आपको बाहर से आई प्रवासी लेबर पे डिपेंड रहना पड़ता है। हमने देखा है किसान के बच्चे खेती करा करते थे, फसल काटा करते थे, अब वो आप लोग निर्भर हो गए हो। वो इसलिए हो गए हैं जी, मैं बताता हूँ आपको। जैसे एक डॉक्टर का जो बच्चा है, वो हमेशा आप देखिए वो डॉक्टर बनना ही पसंद करेगा। तो किसान का बच्चा जो वो किसानी के लिए कभी भी तैयार नहीं होता, क्योंकि उसने अपने बाप को तड़पते हुए देखा होता है कि पूरे दिन वो पसीने से उसके कपड़े लथपथ रहते हैं। लेकिन वो जब घर आता है, उनके लास्ट में जब फसल की कटाई होती है, उनका दाना निकलता है, उनके हाथ में कुछ नहीं आता। वो इस चीज़ को देख के वो तंग हो जाता है कि हमारे बापू ने इतनी मेहनत की, हमें क्या मिला। तो वो बच्चा शहर की ओर दौड़ता है। किसानी को एक आजकल जो मीडियम बन गया है, वो एक पार्ट टाइम बिजनेस टाइप बनता जा रहा है किसानों के लिए। खुद वो अपने कुछ और काम कर रहे हैं और इस वजह से उनको मशीनों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा है, इक्विपमेंट्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा है। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने कभी अच्छी फसल का रेट अच्छा तय किया ही नहीं, कोई पॉलिसी किसानों के लिए बनाई ही नहीं, इसलिए किसान मर रहा है। आपने देखो जम्मू कश्मीर को छोड़ के आप बाहर की स्टेट के ऊपर ध्यान दीजिए, मैक्सिमम किसान जो है वो आत्महत्या करने पे उतारू है, क्योंकि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी किसान के लिए फ्रेम नहीं होती है जी। तो इस पॉलिसी को, इस ठेकेदारी प्रथा को कैसे खत्म किया जाए? आप मजदूर संघ एक पावरफुल संगठन है जी, और आपको मानना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सरकार भी आप ही की है। जी, जी, जी। अपनी सरकार होते हुए भी आप इस प्रथा को नहीं खत्म कर पाए, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ये आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि सरकार किसी की भी हो, जो भी हमारे मजदूरों के हित में काम करेगा, हम उसके लिए बिल्कुल उसके साथ खड़े हैं। जो सरकार मजदूरों के विरुद्ध काम करेगी, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। अभी रिसेंटली आप देख लीजिए, पिछले साल नवंबर के अंदर एक बहुत बड़ा रैली, जो अपने कानून चेंज हो रहे थे, जैसे आपको पता है, तो उसके विरोध में भारतीय मजदूर संघ ने जम्मू के अंदर, दिल्ली के अंदर एक बहुत विशाल रैली, जिसकी 4.5 लाख संख्या थी पूरे देश से, तो वो रैली, वो जो उन्होंने कानून जो चेंज करने थे, जो नुकसान हमारे वर्करों को होता है, कुछ ऐसे कानून जो है, जो रिफॉर्म्स हो रही है, उसके अंदर कुछ वर्कर को बेनिफिट भी है, कुछ ऐसे हैं जो हमारी नौकरी को भी खाते हैं, जो जिसको फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के और इशारा करते हैं। क्योंकि ये पूरा कल्चर, वेस्टर्न कल्चर जो आएगा, तो यहाँ इतना एजुकेटेड मजदूर नहीं है, तो इतने वहाँ वो काम भी नहीं है उस किस्म के। तो हमारा ये कहना है कि अगर सरकार गरीब और मजदूर, और जैसे इन्होंने बोला किसान, पूरा देश तभी तरक्की कर सकता है जब तक मजदूर और किसान सुखी नहीं होंगे, उनके घर में उनके पैसा नहीं पहुंचेगा। दर्शकों, अब हम बात करेंगे लॉकडाउन की, और आपको बताते चलेंगे कि 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन को और बढ़ा दिया गया है। सरकार ने 17 मई तक लॉकडाउन किया है। अब सबकी निगाहें पहले 3 मई तक थी कि 3 मई के बाद सरकार क्या फैसला लेगी। अब सरकार ने फैसला ले लिया है
कि वो 17 मई तक लॉकडाउन रहेगा, लेकिन आज लॉकडाउन का 17वां दिन था, लॉकडाउन सेकेंड का 17वां दिन था और आज भी लोगों ने लॉकडाउन को अच्छे तरीके से फॉलो किया। बड़ी दिलचस्प बात यह कि आज खुद एसएसपी श्रीधर पाटिल आए और उन्होंने कहा कि जो लोग कर्फ्यू पास, मूवमेंट पास लेकर के घूम रहे हैं, अनावश्यक वहाँ पर घूम रहे हैं जहाँ उनकी ज़रूरत नहीं है, तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ज़रूरत पड़ी तो उनके पास को रिजेक्ट भी कर दिया जा सकता है। तो आइए देखते क्या कहना है एसएसपी श्रीधर पाटिल। निवेदन है कि अगर आपके पास पासेस है तभी आप बाहर निकले, अगर पास मिला भी है तब भी ज़रूरी काम के लिए बाहर निकले और अपना काम करके तुरंत अपने घर लौट जाएं। यहाँ पे पास मिला है इसका मतलब दिन भर घूमते रहना ये नहीं है। हम ये भी देखेंगे कि पास अगर मिला है किस काम के लिए मिला है और किस जगह से किस जगह पहुँचने के लिए मिला है। उस जगह को छोड़ के और कहीं पे अगर घूमता हुआ कोई नज़र आया तो उसके ऊपर भी उसी तरह कार्रवाई की जाएगी जैसे वायलेशन में जो डीएम्स ऑर्डर है उसकी वायलेशन में कार्रवाई होती है। मैं समझता हूं कि जम्मू के हमारे सारे लोग जो है समझदार हैं और रिस्पॉन्सिबल हैं। अभी तक जिस तरीके से सहयोग जम्मू पुलिस को उन्होंने दिया है उसी तरीके का सहयोग आगे भी देंगे और कोरोना के खिलाफ जो हमारी जंग है इसमें हम सब लोग मिल के एक होके कामयाब हो जाएंगे। दर्शकों, कोरोना वायरस को लेकर के हर एक लोग एकजुट होकर के लड़ रहे हैं और ख़ासतौर पर जो धार्मिक प्रचारक हैं उनसे पहले ही सरकार ने, प्रधानमंत्री ने आग्रह किया था कि वो अपने अपने धर्म के लोगों को प्रचार करें, उनमें ये बताएं उनको कि सोशल डिस्टेंसिंग क्यों ज़रूरी है, लॉकडाउन किस लिए किया जा रहा है। ये शायद यही एक कारण था। रमज़ान के महीने का पहला शुक्रवार था और आज लोगों ने घरों में बैठकर ही अपनी नमाज अता की, क्योंकि उनको इस चीज़ का एहसास है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना कितना लाजमी है और कितना ज़रूरी होने के कारण इस सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किया जा रहा है। इन वबाओं से बचना चाहिए और भीड़ भाड़ से ये ज़्यादा बढ़ती है। हमने पहले ही दिन से गवर्नमेंट का पूरी तरीके से समर्थन किया था और हमारा जो एक जमीयती पूरा लिंक है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उसमें से पहले ही दिन ये ऐलान जो है हमारी मरकज़ी जमीयत के जो अमीर हैं मौलाना असगर अली इमाम महदी साहब, उनकी तरफ से पूरी तरीके से निकला था कि जनाब जो है पूरी तरीके से वबाई बीमारी है और आपको इसमें भीड़ भाड़ से बचना है। हमारी मरकज़ी जमीयत अहले हदीस जम्मू एंड कश्मीर ने भी इस पर अमल करते हुए पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन किया। हमारे यहाँ 40 से 50 मस्जिद के अंदर जुमा होता है, किसी मस्जिद में भी आजकल जुमा हम नहीं पढ़ते हैं और यहाँ भी जो लोग यहाँ मस्जिद के अंदर मस्जिद का आमला रहते हैं 4-5 आदमी, वही जो है जुमे की नमाज़ मस्जिद के तक़द्दुस के एतबार से पिछले 1.5 महीने से हम पढ़ते आ रहे हैं। और आज जैसे कि आप देख रहे हैं रमज़ान का पहला जुमा है और भीड़ भाड़ होती थी और हमारी ये छोटी सी मस्जिद है और ऐसे मरकज़ की जगह में है, ये नेर कोट और कोट की मस्जिद कहलाती है, कोट के हाथे में है। यहाँ तो तिल धरने के लिए इस वक्त जगह नहीं बचती थी। आप देखेंगे इस वक्त टाइम 12 बजने लगे हैं, अभी तक कोई भी शख्स जो है यहाँ मौजूद नहीं है। हम आज भी अपनी पब्लिक से और अपने लोगों से, नमाजियों से यही दरख्वास्त करेंगे कि अपने घरों में अच्छी तरीके से इबादत करें, अल्लाह ताला का जो है अहकाम को बजा लाएं और तौबा इस्तग़फ़ार। दर्शकों, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हम पिछले 3 दिनों से लगातार निरंतर जिक्र कर रहे हैं कि विश्व भर में पूरे देश कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, उसकी वैक्सीनेशन ढूंढने के लिए लगे हुए हैं और अपने लोगों को बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान प्रॉक्सी वार से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान लगातार सीज़फायर का उल्लंघन कर रहा है और बीती रात को भी पाकिस्तान ने सीज़फायर का उल्लंघन किया, जिसमें मेंढर में एक 12वीं कक्षा के विद्यार्थी की मौत हो गई है। ये चिंता का विषय है कि आखिर पाकिस्तान रिहायशी इलाकों को क्यों टारगेट बनाता है। भारतीय सेना ने कभी भी पाकिस्तान के रिहायशी इलाकों को टारगेट नहीं बनाया। वो पोस्ट टू पोस्ट फायरिंग करते हैं या फिर जो मिलिटेंट्स के लॉन्चिंग पैड होते हैं उन पर अटैक करते हैं, लेकिन पाकिस्तान एक सोची समझी साजिश के मुताबिक, एक कॉन्स्पिरेसी के मुताबिक बार बार रिहायशी इलाकों को टारगेट बनाता है।
आए दिन जो सीज फायर की उल्लंघना के कारण वहाँ के किसान, वहाँ की खेतीबाड़ी करने वाले लोग, सरहदों में रहने वाले लोग जिस ढंग से कोरोना वायरस से परेशान है, सरकार की भी कुछ नीतियों के कारण वो लोग परेशान हैं। हम सब लोग कांग्रेस के सारे साथी हमेशा सरहद में रहने वाले लोगों के साथ खड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार इस तरफ ध्यान यहाँ पे दे। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।